नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। तो फिलहाल आज देश को जो क्षति हुई है शायद वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आज देश ने सीडीएस बिपिन रावत को खो दिया है। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने बिपिन रावत के साथ फोटो ट्वीट कर लिखा कि जनरल बिपिन रावत जी एक निष्ठावान और राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहने वाले सैन्य अधिकारी थे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। उनका आकस्मिक निधन भारत और विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया है, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो सीडीएस बिपिन रावत के निधन से देश भर में शोक की लहर और राष्ट्रपति से लेकर आम जनता हर कोई बिपिन रावत को याद कर रहा है। आज उत्तराखंड के लिए गहरे दुख की बात है क्योंकि बिपिन रावत उत्तराखंड की पौड़ी के रहने वाले थे। उनका बचपन यहीं गुजरा। बिपिन रावत अक्सर उत्तराखंड आते रहते थे। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं ने दुख जताया है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब 3 दिन चलेगा। पहले दिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। विधानसभा सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले सत्र 9 और 10 दिसंबर तक चलने वाला था। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल के विकास खंड ओखलकांडा खनस्याहू में 6 योजनाओं का लोकार्पण किया है और 17 योजनाओं का शिलान्यास किया है। राष्ट्रीय स्तर खेलकूद के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण और स्मार्ट मैथ लैब, इंग्लिश लैब की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह सामूहिक यात्रा है। युवा राज्य के युवा सपनों को पंख देने का काम सभी को मिलकर करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सहयोग से ये काम कर रही है, साथ ही किसानों की सहयोगी के रूप में काम करने की सरकार की नियति है। क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अपने 5 माह के कार्यकाल में जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं उनका धरातल पर उतारा जा रहा है। हर वर्ग का विकास किया जा रहा है, यह सरकार का लक्ष्य भी है। प्रदेश में होम स्टे का बढ़ावा दिया जा रहा है जो स्वरोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। और हमने जितनी घोषणाएं करी, अभी ग्राम प्रधान संगठन के लोग आए थे, वो धन्यवाद कर रहे थे। मैं भी उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से उनको किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अभी क्षेत्र पंचायत के लोग आए थे, वो भी कह रहे थे कि हमारा भी कुछ बढ़ाइए, हम भी काम करते हैं। हमने कहा है हम सबके बारे में विचार करेंगे। जितना समय मुझे मिला है उस समय में मैंने कोशिश की है कि हर वर्ग का, जैसे चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, जगह जगह मैं जाता हूं तो आंगनबाड़ी की बहनें भी धन्यवाद करने आती हैं। जहाँ जाता हूं आशा बहनें धन्यवाद करने आता हूं, अतिथि शिक्षक धन्यवाद करने आते हैं। संविदा शिक्षकों का मामला हमने पहली बार उठाया था और वो सब भी धन्यवाद करने आते हैं। हमारी कोशिश है, अभी सरकारी कर्मचारियों का गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्या थी, हमने उस पर भी जो है काम किया। नीचे के क्षेत्रों में नजूल भूमि को लेकर समस्या थी, हमने नजूल के क्षेत्र में काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2025 जब हम उत्तराखंड स्थापना का
25वां वर्ष जब हम मना रहे होंगे, यानी कि 25वीं वर्षगांठ जब मना रहे होंगे, तो उत्तराखंड राज्य हमारा हर दृष्टि से डबल इंजन की सरकार, वहां मोदी जी की सरकार और यहां आप लोगों की सरकार, दोनों। तो वहीं देहरादून पहुंची जनता कैबिनेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे के साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की है। जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि उनकी पार्टी उत्तराखंड में ज्यादातर महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी। आइए सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड की प्रमुख सेविका भावना पांडे और इन्होंने एक पार्टी का निर्माण कराया है, जनता कैबिनेट पार्टी। आइए जानते हैं भावना पांडे से। मैम, आप एक समाज सेवी के तर्ज पर यहाँ जाने जाते हैं, आपने अपनी नई पार्टी खड़ी की है, आपका उद्देश्य क्या है इस पार्टी को बनाने के पीछे? देखिए, मैं तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी बेटी हूँ, मैं बिजनेस वूमेन हूँ। मैं यहाँ पर आई थी उत्तराखंड में रहने के लिए, आराम से अब रिटायरमेंट हो गई है, अब अपने शहर में रहूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा हमारा उत्तराखंड का निवासी सचिवालय के बाहर धोला लटका के बैठा है कि कोई हमें बाहर अंदर बुला ले। तो मैंने हालत देखी और थोड़े दिन बाद तो मैंने देखा सड़कों पे तमाम जुलूस, तमाम महिलाएं, आशा कार्यकर्ता हों, आंगनबाड़ी हों, भोजन माता हों, प्रेरक शिक्षक हों, NIOS वाले हों और आपके PRD जवान हों, परिवहन वाले हों, PWD इंजीनियर हों और इवन सैनिककार। मैंने देखा PCS अधिकारी की मैंने एक बार आवाज़ उठाई थी तो थोड़ा हलचल हुई थी। 8 साल से PCS की भर्ती नहीं होती है, बताइए, नए PCS की भर्ती नहीं होगी। हमारा उत्तराखंड का आदमी तो बेरोजगार रहेगा। और इन नेताओं को दल बदलू के अलावा कोई काम नहीं है। कोई सरकार का किस तरीके से प्रॉफिट हो, रोज़ कहते हैं हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे ही नहीं है। अब बताइए, प्रेरक शिक्षकों से 2000 रुपये में काम करते थे, शर्म नहीं आती इनको, शर्म, और अपना लेते हैं 4 लाख रुपए और कम से कम 3500 प्रेरक शिक्षक हैं। और धामी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उस दिन मैं धरना स्थल पर थी, उस दिन आपने एक दिन टीवी में तो अनाउंस कर दिया कि भाई हम प्रेरक शिक्षकों का भी काम कर रहे हैं। अरे कब कर रहे हो? अगर नहीं किया आपने इस कैबिनेट में तो ये ओपनली मेरे साथ ज्वाइन करेंगे जनता कैबिनेट पार्टी। और तमाम 37,000 NIOS वाले लड़के हैं, ये भी मेरे साथ मेरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। फिर आप सब लोगों को ऐसा भाजपा को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, आप लोग शक्ल नहीं दिखा पाओगे। आप झूठ बोल के, वो महिलाएं इतनी परेशान, कहाँ से, रुड़की, पूरे उत्तराखंड से, चमोली पहाड़ों से वो महिलाएं पूरे दिन भर भूखी रहीं और उसके बाद आपने रात को 9 बजे उनको कह दिया कि भाई आप जाइए, आपका काम होने वाला है। और एक दिन आपने अनाउंस कर दिया। मैम, आप एक महिला हैं, सबसे पहले तो कितने प्रतिशत महिलाओं को आप टिकट देंगी, पहला। उसके बाद मेरा अगला प्रश्न यह है कि आप किस तरीके से आपके टिकट देने का प्रोसेस क्या है, वो क्या प्रोसीजर, किस आधार पर आप टिकट देंगी? मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सारी महिलाएं मिल जाए तो अच्छा है। पहली विधानसभा महिलाओं की बने, क्योंकि एक महिला ही ऐसी जिम्मेदार महिला होती है कि जो काम करना चाहिए तो दर्द होता है, माँ होती है वो, तो उनको दर्द होता है, अपने बच्चों की तरह दूसरे के बच्चों को भी देखती हैं, तो इसलिए, और कर्मठ भी होती हैं और मेहनती भी होती हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 70 के 70 मिले, मगर 70 मिलना इम्पॉसिबल इसलिए है कि मेरी अभी पार्टी को बने हुए 2 महीने हुए, अभी लॉन्च होनी है, क्योंकि लॉन्च का टाइम ही नहीं है, धरने प्रदर्शनों से फुर्सत नहीं मिल रही मुझे। और उसके बाद जैसे ही आचार संहिता से कुछ दिन पहले मैं लॉन्च करूँगी और शॉर्ट में लॉन्च करूँगी, और मैं मैक्सिमम महिलाओं को बाकी युवा लड़ाऊँगी। आपकी पार्टी का मुख्य मैनिफेस्टो, 5 मैनिफेस्टो आप मुझे बता दें जो आपकी पार्टी का उत्तराखंड वासियों से वादा है। देखिए, उत्तराखंड वासियों से वादा क्या है? सबसे पहले तो हमारे बेरोजगार, जितने बेरोजगार हैं उन लोगों के बारे में सबसे पहले मेरी पार्टी सोचेगी कि इतना बेरोजगार, 12 लाख बेरोजगार क्यों है। कम से कम 28-30 लाख युवा महिलाएं हर विभाग में, जो विभाग में 30,000 की तनख्वाह वहाँ 2,000 में काम कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। और दूसरा, पलायन को रोकना, रोजगार व्यवस्था करना, और आपके पहाड़ों में सड़कें, स्वास्थ्य, ये 4-5 चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो एक आंदोलनकारी हूँ, जिस तर्ज पे हमने लिया था राज्य, वो होना चाहिए, भू कानून होना चाहिए और गैरसैंड राजधानी होनी चाहिए। अब सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी हटाओ। ये लोग, नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव के टाइम पे प्याज का कट्टा सर पर ले लेंगे, सिलेंडर सर पर ले लेंगे। अरे हम सिलेंडर खरीद लेंगे, पहले नौकरी तो दो, नौकरी की व्यवस्था तो करो। बस चुनावी मुद्दा बना देते, कभी सिलेंडर कंधे पे लगाएंगे, कभी प्याज का टोकरा सर पर लेके घूमेंगे। तो ऐसे इस बार जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। इस बार जनता JCB पार्टी, मुझे पता 3 महीने रह गए, मगर आंदोलन, जब जन आंदोलन छिड़ता है तो 1 महीना चाहिए, बस 1, और जन आंदोलन छिड़ेगा, अब छिड़ेगा निश्चित, क्योंकि इन्होंने कई विभागों के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया है। ऐसी महिला समूह का भी कल मुझे मैसेज आया था, कल्पना जी का, कि हमको भी समर्थन करिए। और एक बार मैं गई थी वहाँ, क्योंकि वो थोड़ा दूर बैठी हैं,
विकास नगर, और कम से कम 32,000 समूह हैं। एक समूह में 10 या 14 लोग हैं, तो 3.5 लाख महिलाएं हैं। तो जिस दिन 3.5 लाख महिलाएं सड़कों पर आ जाएंगी तो क्या हर्ष होगा इनका, और जेसीबी के कार्यकर्ता तो क्या हर्ष होगा। तो इसी तरह आज युवा और महिलाएं और पीआरडी जवान हैं, ये 9,000 लोग हैं। ये सारे लोग कहते हैं बहन जी दीदी हम आपके साथ हैं। इसी तरह हमारे NIOS वाले हैं 35-37 हज़ार बच्चे। तो इनको इनके भविष्य की लड़ाई लड़ रही हूँ मैं, और निश्चित हम लोग पार करेंगे इस लड़ाई को। तो हमने देखा कैसे उत्तराखंड की महिला समाज सेविका चुनाव लड़ने जा रही है। देखना है कि जनता इनका किस तरीके से ख्याल रखती है और जनता इनको कितना वोट देती है। कैमरामैन आज़ाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, ANB न्यूज़, देहरादून। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी और बीजेपी उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा 12 से 16 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। सभी विधानसभा कैंप कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बैठक कर रहे हैं। बीजेपी की विजय शंखनाद यात्रा में सरकार द्वारा किए गए कामों को बताया जाएगा। तो वहीं लालकुआं के वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 11 तारीख को होने वाले काशीपुर दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो भी घोषणाएं की जा रही हैं कोरी और झूठी हैं। चुनावी समय में जनता को लुभाने के लिए इस तरह की झूठी घोषणाएं की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आते हैं तो लगातार जनता से झूठे वादे करते हैं, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वह जब चाहे कोई भी घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरीके से जानती है। केजरीवाल जी चूंकि उनके सोच दुनिया जानती है, वो एक ऐसी छोटी सोच के आदमी है। दूसरा, केजरीवाल जी झूठी घोषणा है, उनको पता है ना हम सरकार में आएंगे, ना हमारा कोई MLA जीत रहा है, ना कुछ हमारा कोई होने वाला है। तो वो जो घोषणा कर दे, जिला बनेगा तो भाजपा बनाएगी, इस प्रदेश का बहुत व्यवस्थित करेगी तो भाजपा करेगी। भाजपा ने ही प्रदेश को बनाया था। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा की देन है। उत्तराखंड को संवारेगी, सजाएगी, भाजपा करेगी। डबल इंजन की सरकार, जो कितने ऐतिहासिक कार्यक्रम इस प्रदेश में चल रहे हैं, ये तो झूठी बातें करने वाले लोग हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं। 70 विधानसभा चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी, किस तरह देखना है आपका मुकाबला कांग्रेस है क्या आपसे? हाँ, तो हमारा मुकाबला यहाँ है कौन, या तो कांग्रेस है ना आम आदमी पार्टी का तो कोई चर्चा ही कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी बस समझ लीजिए कोमा में है, या किसी तरह बातों से वो सोच रहे हैं हम लोग लुभावनी हमारी बातों में आ जाएंगे तो लोग उनको उनकी ठीक स्थिति को देख चुके हैं, उनका पुराना कार्यकाल देख चुके हैं। और वही लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश को पिछली बार जो लूट खसोट मचाई थी, वही इस प्रदेश में फिर इकट्ठा होकर के फिर लूट खसोट मचाए। ऐसा और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां हुनरमंदों के लिए लगेगा शिल्प सरस मेला। अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में होगा गीता पर मंथन। साथ में होंगी शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, भजन संध्या, वैश्विक गीता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीता सद्भावना यात्रा, भव्य महाआरती और दीपदान जैसे अद्भुत आयोजन। इस अवसर पर आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। इस इंद्रधनुषी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा सरकार कर रही है आपको सादर आमंत्रित। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना।
तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की, जहां पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद ने थाना थराली पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने का सुझाव को लेकर पुलिस कर्मियों और व्यापार संघ के व्यापारियों समेत वाहन चालकों की संयुक्त बैठक ली है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में पुलिस और आमजन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही व्यापारियों और वाहन चालकों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। हाँ, आज जो मीटिंग मेरे द्वारा ली गई यहाँ पे, ये थराली क्षेत्र के सीएलजी के मेंबर और यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं तथा हमारे जो स्टाफ के यहाँ पे कर्मचारी गण हैं, उनकी यहाँ पे मीटिंग दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरह से हम लोगों की भागीदारी रहेगी, किस तरह से हम लोग आप पुलिस का सहयोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से पुलिस का सहयोग इस चुनाव के दौरान कर सकते हैं, इस संबंध में चर्चा की गई। तथा मेरे द्वारा अपने थाना स्टाफ को आगामी चुनाव के दृष्टिगत उनको दिशा निर्देशित किया गया कि वो आगामी चुनाव के दृष्टिगत अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएँ और अच्छी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए चुनाव को। तो वहीं बाजपुर में पूर्व सांसद बलराज पासी ने बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले को टिकट को लेकर कांग्रेस को दो गुटों में हो रही घमासान बताया है। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा के समर्थकों ने हमला कर दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यशपाल आर्य के काफिले हुए हमले को बीजेपी द्वारा कराया जाना बताया था। तो वहीं आपको बता दें कि इसी के चलते बाजपुर में बीजेपी के पूर्व सांसद बलराज पासी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। कांग्रेस के दो गुटों का संघर्ष था। यशपाल आर्य जी जो है भाजपा से जब से कांग्रेस में गए हैं, तो जो लोग कांग्रेस से जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था उनमें आक्रोश है, इस कारण से उनका संघर्ष हुआ ये। और कोई भी इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई नेता या सामान्य सदस्य भी शामिल नहीं था। दोनों पक्षों ने एफआईआर की है और प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी कीमत पर बाजपुर की शांति व्यवस्था का जो वो भंग नहीं होने दिया जाएगा। और जिस तरह से कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, केवल अपने गुटिये संघर्ष में अवसर तलाशने का प्रयास कर रही है। निराश हताश कांग्रेस बिना कारण से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि वो सारे लोग वही लोग थे जो यशपाल जी के हर चुनाव में उनके दाएं बाएं पे रहे। यशपाल जी ने उनको जिला पंचायत का टिकट देकर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जबरन हराने का काम किया था कांग्रेस की सरकार में। और आज जो है वो उनके पक्ष में विपक्ष में खड़े हुए हैं, तो उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना पूरी तरह से जो निराधार है। बलराज जी, नहीं, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है इनका आपसी संघर्ष जो है सुनियोजित था। और जो है अब इनका संघर्ष जो है, जो प्रदेश स्तर पर नेताओं का संघर्ष था आपस में, नेता विपक्ष हो, अध्यक्ष हो, सब में जो हरीश रावत जी, इनका जो आपसी संघर्ष था, यही संघर्ष जो है। तो वहीं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला फूंका। और इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा कर चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि लेकिन आज तक महंगाई और बेरोजगारी में राज्य की जनता को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। प्रदेश के युवा आज भी बेरोजगार हैं, पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है। तो वहीं महिलाओं की रसोई का बजट महंगाई के चलते बिगड़ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। ऐसे में आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और यूथ कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रहा है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर अपने यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ आज हमने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि आपके शासन को 4.5 वर्ष राज्य में और लगभग ये दूसरा कार्यकाल इनका केंद्र में चल रहा है, इतने वर्षों बाद भी इनके द्वारा आम जन को कोई राहत का
और कोई भी ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं कराई कि जिससे आम जन में राहत अपने महसूस कर सके। आज इन सभी मांगों को लेकर हमने आज एक पुतला दहन किया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर मोदी सरकार और धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं के साथ छलावा मोदी जी ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर करने का काम किया, उसका विरोध यहाँ पर यूथ कांग्रेस कर रहा है। लगातार यहाँ की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। मोदी जी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं जो कि देश के धन की बर्बादी करने का काम है। ऐसे दौरों का, ऐसे वादों का, ऐसी घोषणाओं का यूथ कांग्रेस विरोध करता है। यूथ कांग्रेस मांग करता है तत्काल यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए, जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं उनका समाधान करने का काम मोदी सरकार। यूथ कांग्रेस लगातार मोदी सरकार और धामी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं के साथ जो मजाक करने का आप लोग काम कर रहे हैं, मजाक करना बंद करिए, हवाई दौरे बंद करिए। तो हल्द्वानी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भोला भट्ट ने हरिपुर नायक में आज से श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ किया है। श्रीमद् भगवत कथा को लेकर क्षेत्र के लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है। कथा का वाचन 7 दिनों तक किया जाएगा। बता दें कि भागवत कथा को परिवार के लोग पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामदत्त भट्ट की स्मृति में आयोजित करा रहे हैं। आज मार्गशीर्ष पंचमी का दिन है और आज के दिन यहाँ पर भगवत गीता का आयोजन की शुरुआत हुई है कलश यात्रा से लेकर के, और हमारे आवास पर प्रतिवर्ष सूक्ष्म रूप से कथा का आयोजन, रामायण कथा का आयोजन या अन्य कथाओं के आयोजन के रूप से कराते रहे हैं हमारे आवास पर। इस वर्ष हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमारी माताजी लगभग 92 वर्ष की हैं। उनकी मंशा थी कि एक व्रत रूप से यहाँ पर आयोजन किया जाए, सभी लोगों को, सभी श्रोतागणों को कथा का सुनने का अवसर मिले, और इस कथा को सुनने के लिए तमाम लोग इच्छा जाहिर करी है और सभी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं। सवेरे कलश यात्रा में भी आए हैं, मातृशक्ति भी आई है, और आगे यहाँ पर व्यास जी अपने कथा के रूप से हमें सभी को गीता के बारे में, श्रीमद् भागवत के बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग में जो अवतार, कली का जो अवतार है, उस अवतार के को जो है कम करने के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन होता रहा है, करने को कहा है। और श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य जो है वह अपने पितरों के तारण के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम आज से शुरू है 8 तारीख से और 15 तारीख तक चलेगा। डेली सवेरे नित्य कर्म की पूजाएं होंगी और उसके बाद 2 बजे से कथा व्यास सतीश लोहनी जी सुनाएंगे, और 15 तारीख को यहाँ पर पारायण और व्रत भंडारे के रूप से इसका आयोजन होगा। तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।